ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैं शुरू से रिपीट करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट, एंड आई एम अमन अग्रवाल फ्रॉम छपरा सेंटर। कल आप लोग का संडे को ऑन 9th of August हम लोग का पहला वीकली टेस्ट होने जा रहा है आप लोग के साथ, जिसका आपको पैटर्न हम समझा देते हैं। उसके बाद हम लोग यूज टू हो जाएंगे टेस्ट से। टेस्ट का जो पैटर्न होगा दैट विल बी ऑब्जेक्टिव। यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस, अमॉन्ग देम यू हैव टू चूज एन ऑप्शन। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करने होंगे, जिसका जो आपको सही लगे उसको आप, जो भी क्वेश्चन हो उसको अपने नोटबुक में सॉल्व करें। सॉल्व करके जो आपको क्वेश्चन सही लगे करें। टेस्ट की टाइमिंग जो होगी वो सुबह 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक होगी। टाइमिंग जो होगी 10 बजे से लेके 11:30, सॉरी 10 बजे से लेके 11:30, 1.5 घंटे का ये टेस्ट होगा आपका। 10 से 11:30, 10 से 11:30, राइट। टोटल मार्क्स होंगे 180। 180, ओके। पैटर्न मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टोटल मार्क्स 180, टाइमिंग रहेगी आपकी 10 से 10:30। अब क्वेश्चन कैसे रहेंगे? 4 पार्ट होंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। जिसको भी नहीं समझ में आया नोट कर लेना, ठीक है। मैथ्स में 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, each marks of 4 marks, each question of 4 marks, each question of 4 marks. Again, science will be same. ठीक है। सोशल साइंस will contain 6 question. Six question. हाँ 6 of 5 marks each. 5 marks each. And English will be the same. इतना क्लियर है सबको क्या? इतना सबको क्लियर है? यस बताओ चैट में, यस। माइक नहीं खोलेगा कोई। चैट 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 में बताओ। ठीक है, ओके। अब मूविंग फॉरवर्ड ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा। आपके ग्रुप पे एक फॉर्म की लिंक आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल फॉर्म। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो जो टेस्ट विल बिगिन। 10 बजे आपकी लिंक आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे। गूगल फॉर्म लिंक, इस गूगल फॉर्म में आपके सारे क्वेश्चन होंगे। This will contain all the questions. आपको उसमें अपने नोटबुक पे सॉल्व करके, बिकॉज दिस इज इनफ, वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एल्स। ठीक है, ओके मैं सर। समझा देता हूँ। आपको उसको अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है इफ यू नीड। और आपको लगता है नहीं मैं डायरेक्ट आंसर सही है, मेरे को नहीं लगता कि डायरेक्टली कर पाओगे, लेकिन नोटबुक में सॉल्व करके यू सेलेक्ट द ऑप्शन विच एवर यू वांट इन दैट फॉर्म। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD करके, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम देयर। एंड साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट इशू के कारण से आपने ऑप्शन A सेलेक्ट किया, ठीक है, और आप आगे बढ़ गए, लेकिन वो ऑप्शन वहां पे आपका इंटरनेट वहां पे लो था, तो आपका वो ऑप्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो क्वेश्चन ही आपसे स्किप हो गया। जब हमारे पास वो आंसर आएंगे तो उसका मतलब वहां पे होगा 0, लेकिन आपने सेलेक्ट किया था ये। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे उसको साथ साथ में कॉपी में लिखते जाना कि कौन सा आपने किस में क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ओके,
चैट में एक बार यस एकदम स्पैम कर दो, पूरा चैट में एकदम यस यस दिखना चाहिए, समझ में आया तो। यस 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 हो रहा है सर, दिख रहा है चैट में यस। सौम्या ने बोला यस, अंशुल यस, अनीश ने बोला यस, किसी को भी नहीं समझ आया बोलना, क्योंकि कल पूछोगे तो नहीं पता पाएंगे। आलोक यस, आदित्य मैथ्स यस, में क्वेश्चन अखिलेश कितना है? यस। 15 क्वेश्चन है मैथ्स में। समीर आनंद, मैथ्स में क्वेश्चन 15 हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उस पार्ट को, लेकिन अभी पहले प्रोसीजर पार्ट सुन लो। पहले टेस्ट का प्रोसीजर सबको सुन लो। टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा? गूगल फॉर्म का एक लिंक आएगा ग्रुप में, उस लिंक को आप क्लिक करोगे, क्वेश्चन पेपर खुलेगा। उसमें क्वेश्चन लिखे रहेंगे, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन। ऑप्शन आप कैसे सेलेक्ट करोगे? आप अपने कॉपी में उसको सॉल्व करोगे, वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब साथ ही साथ अपने नोटबुक में नोट करते जाना क्या आंसर आपने दिया है। ओके। टेस्ट होगा आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा, 11:30 तक होगा। कोई भी बच्चा 11:30 तक अगर अपनी कॉपी वो सबमिट नहीं करता है, उसमें सबमिट का ऑप्शन रहेगा, वो सबमिट अगर नहीं करता है 11:30 बजे तक, तो उसका टेस्ट में 0 मार्क्स होगा। अगर आपने कॉपी सबमिट नहीं की तो आपको टेस्ट में एब्सेंट या 0 मार्क्स दिया जाएगा। समझ में आ गया? आर्यन को एक डाउट है। हाँ आर्यन, पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले। ओके, मैं एक बार वापस से समराइज कर रहा हूँ, सब कुछ सुनना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्लास सर का टाइम लेना है तो सर मेरे को भगा देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सुनना। टाइमिंग होगी 10 बजे से लेके 11:30। टोटल मार्क्स होंगे 180। टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। गूगल फॉर्म का लिंक आएगा आप पे, उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव से जो ABCD ऑप्शंस रहेंगे, यू नीड टू सेलेक्ट अ राइट ऑप्शन, जो भी आपको सही लगे सॉल्व करने के बेसिस पे। ठीक है, 11:30 के अंदर अंदर में आपको पेपर सबमिट कर देना है, अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेना है अपना। नहीं तो 11:31 भी होगा तो आपका वो टेस्ट इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, मैथ्स में 15 क्वेश्चन होंगे, साइंस में 15 क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के 6 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 6 क्वेश्चन होंगे। जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है सब उसी में से होगा, कुछ बाहर से नहीं होगा। ठीक है, अब सबको क्लियर है? चलिए, और कोई डाउट है तो बोल दीजिए अभी, नहीं तो आप कोई फिर डाउट बाद है में तो दे कैन क्लियर कर लीजिए। आस्क देयर कोऑर्डिनेटर शिवम, ही विल हेल्प देम आउट इन ग्रुप। ठीक है, ओके ओके सर, कंटिन्यू। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू। सो कल आप लोगों का टेस्ट है, बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप अच्छा ही करोगे। यू गाइस आर ब्रिलियंट एंड यू आर डूइंग प्रीटी वेल। तो अच्छा करोगे, है ना? मुझे ऐसा उम्मीद है। राइट इन विच, सर आंसर राइट इन विच मतलब क्या, कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाह रहे हैं? आंसर राइट इन विच मतलब आंसर आपको टिक मार्क करना होगा, जो आपको आंसर अच्छा लग रहा होगा। मतलब वो देखते हो ना, ऐसा गूगल फॉर्म में लिखा रहता है, ऐसा ऐसा राउंड करके आता है। फिर जो आपको अच्छा लगे उस पर आपको क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा सॉलिड हो जाएगा ऐसा, और ये आंसर को सिलेक्टेड माना जाएगा। तो यहाँ पर समझो कुछ ऐसा ऑप्शन आया न्यूटन, फिर यहाँ पर आ गया मीटर, यहाँ पर किलो, यहाँ पर पास्कल, कुछ ऐसा आ गया, और आपके हिसाब से न्यूटन करेक्ट ऑप्शन है। तो यू हैव टू जस्ट टच इट। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर या समथिंग यूज कर रहे हो, तो माउस से क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। ओके, तो वहां पर आंसर लिखना नहीं होता है, मतलब जा करके आंसर टाइप नहीं करना, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। बाकी और कोई डाउट होगा तो शिवम सर हैं, शिवम सर आपको हेल्प कर लेंगे। नहीं, आप सर लेफ्ट कर गए थे इसलिए हो गया होगा। एक मिनट, सर क्लास स्टार्ट की जाए, बाद में बच्चों को मैं बता दूंगा, जिसको भी जो भी डाउट होगा पूछ सकता है पर्सनली, नहीं तो ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट और वीडियो भी डाल दूंगा इस क्लास की, उसमें आपको सब चीज समझ में आ जाएगा दोबारा से। ठीक ठीक, ओके ओके ओके। सो और किसी को अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग सर से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अपन लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। सो फोर्स एंड प्रेशर, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 4।
सो इससे पहले के टॉपिक में एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइंड करा दूं। हम लोगों ने पढ़ लिया है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट, टाइप, है ना, फिर उसके सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स, सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था नॉर्मल फोर्स। मैं रिवाइज कर देता हूं, नॉर्मल फोर्स, फिर क्या था, एक स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन छूट रहा है, फ्रिक्शन था, उसके बाद था मैग्नेटिक, फिर ग्रेविटी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल थोड़ा थोड़ा इनके जो प्रॉपर्टीज है वो हमने इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। सो डेफिनेशन ऑफ फोर्स अगर आप लोग याद होगा तो फिर से मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है। A force is that physical quantity which changes its state of motion, shape and size, or tends to change the shape and size and state of motion of an object. सिंपल वर्ड में कहें तो पुश और पुल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, दो तरह का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है उसको न्यूटन बोलते हैं या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों सही है, दोनों ऑप्शन में होगा तो दोनों सही है। और सीरियस यूनिट इसका डाइन होता है। So 1 Newton is equal to 10⁵ डायन के बराबर होता है, ये हमें पता है। सो टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग दो तरह के टाइप पढ़े थे, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स उसको बोलते हैं जिसका इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब के सब कॉन्टैक्ट फोर्स में आते थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये हो गया कि जिसके इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है। इसको हम लोग डिस्टेंट फोर्स या फील्ड फोर्स के नाम से भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा बात है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको मेजर करने के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आप लोग बताएंगे, फटाफट जवाब देंगे। फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उसका डायरेक्शन बदल दिया गया तो क्या फोर्स सॉरी, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास दो फोर्स दिए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनका डायरेक्शन बदल दिया जाए तो क्या फोर्स बदलेगा या नहीं बदलेगा? अगर बदलेगा तो यस बोलिए, नहीं बदलेगा तो नो बोलिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नहीं बदलेगा उसको उसका आंसर है। और कोई? फिर फोर्स विल नॉट चेंज, समीर अनंत, स्वाति का भी बोलना है नो। ओके ठीक है, मुझे लगा कि ये आप लोगों का मिसकंसेप्शन होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। सब लोगों ने बोला नो, आलोक, केतन, सब लोग। अब देखिए, मैंने ये बोला दो फोर्स है आपके पास, एक है, एक का डायरेक्शन इधर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, और एक दूसरा फोर्स है जिसका डायरेक्शन इसके उल्टा है 10 मीटर। अगर मान लीजिए कि ये फोर्स है F1 और ये है फोर्स F2, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या F1 बराबर F2 है। इफ दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट होगा? ए होगा आंसर या बी होगा? अलियाबास ए, F1 बराबर F2 ट्रू, आशुतोष ए, केतन ए, ओके, अनीस ए, आलोक का भी ए। आई मीन अब अंशुल, आर्या, सब लोग अभी ए बोलने वाले, मुझे पता है सलोनी ए, ठीक है। चलिए, सो आप लोगों का आंसर है ए और मेरा आंसर है ये फॉल्स। ये दोनों फोर्स बराबर कैसे हो सकते? मैंने बताया था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अब ये मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये F1 फोर्स लगेगा तो ये इधर मूव करेगा वेलोसिटी, और ये किसी के ऊपर लगेगा तो ये किधर मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। तो क्या दोनों सेम है? हाँ, डायरेक्शन इज नॉट सेम, सो आंसर विल बी डी। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू। आपको जाना स्कूल की तरफ है, हाँ, आपके घर से 10 मीटर की दूरी है स्कूल है लेट से, तो आपको जाना इधर है, तो 10 मीटर इधर जाओगे तो भी पहुंच जाओगे स्कूल, नहीं पहुंचोगे ना। सो दैट शुड बी द डायरेक्शन शुड बी द सेम। मैग्नीट्यूड सेम है, उसके साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। डायरेक्शन जब तक सेम नहीं होगा तब तक फोर्स सेम नहीं होगा। मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी बता देनी चाहिए क्योंकि ये मिसकंसेप्शन हो जाता है। ओके, सो तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स का मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था आप लोगों को, वो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन शायद आप लोग पहले से थोड़ा सा जानते थे, थोड़ा सा। एक्सेलरेशन बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपको मेजर करना है एक्सपेरिमेंटली तो आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाइए, वो उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है कितने टाइम में, वो आप मेजर करके एक टेबल बना करके आप सॉल्व करेंगे तो करस्पॉन्डिंग आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, 9th में जाओगे तो आपको फिर से ये मोशन में पढ़ने को मिलने वाला है। सो दिस इज द ऑल अबाउट आवर प्रीवियस क्लासेस। इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने जो आखिरी वर्ड लिखवाया था वो यही था, व्हाट इज प्रेशर। सो प्रेशर किसे कहते हैं? तो हमारा फोर्स के बारे में सब कुछ हो गया है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? देखिए प्रेशर का मतलब यही होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी एरिया पर, वो एरिया को डिवाइड कर दीजिए फोर्स के मैग्नीट्यूड में, तो आपको जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द प्रेशर। तो इसका मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया था। लेट्स से दिस इज योर एरिया, और आपने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया एक, एंड दिस इज योर एरिया ए। सो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई ए। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ये पहला फुल फॉर्म है जो उल्टा पढ़ना पड़ता है। SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। अच्छा, ये तो हो गया सही है ना। अगर मान लो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, फोर्स का कुछ ऐसा एंगल पे लग रहा है, लेट्स से दिस इज थीटा एंड दिस इज बीटा, ऐसा कुछ, and this is also force F1 and this is also force F2 and this is area. Okay, so as per the definition जो मैं अभी तक बोला हूँ उस हिसाब से प्रेशर इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू A और T2 इज इक्वल टू F2 अपॉन ये। जो मैं अभी तक डिफिनेशन बोला उस हिसाब से मैं ये लिख सकता हूँ, पर ये गलत है। तो डेफिनेशन में एक करेक्शन करना पड़ेगा। वो कौन सा? कि जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। दैट शुड बी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में नहीं है तो इसको आप रिजोल्व कर लीजिए। अब ये रिजोल्यूशन आप पढ़ेंगे 11th में, तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर तभी कंसिडर करेंगे जब फोर्स आपके सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा।
और इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स है ना। तो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। तो ये मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स की प्रेशर का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। कौन सा फोर्स लगेगा उसको हम लोग प्रेशर में काउंट नहीं करेंगे, कौन सा फोर्स को काउंट करते हैं। तो प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग या बोलिए थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज called pressure, is called pressure। तो प्रेशर को जनरली इसके पहले सब P से ही डिनोट किया जाता है। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली इट विल बी E is equal to A perpendicular upon area। ये साइन आपको देख रहे हैं ना, दिस इज लाइक उल्टा T है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज परपेंडिकुलर। सो ये शॉर्ट नोटेशन है परपेंडिकुलर का, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह का टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। वर्ड्स में अगर इसको हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे? थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? SI unit of pressure is Newton per meter square और से पास्कल और पास्कल। ओके, ठीक है। तो सीरियस में क्या हो जाएगा? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, डाइन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर आर पहला क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं बार। फिर बोल सकते हैं ATM, है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। पास्कल तो है ही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो ही गया। एक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं PSI, है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हो गए। जो और भी प्रेशर के यूनिट है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अलग अलग केस में ना अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप गैस सिलेंडर भराने जाओ या मोटरसाइकिल में हवा डलाने जाओगे तो वहां पर ये पास्कल नहीं बताते हैं कि मतलब कितना पास्कल आपको हवा भरवाना, ये पूछेंगे। वो सीधे बार में पूछते हैं कि कितना बार चाहिए आपके, मतलब टायर में कितना प्रेशर चाहिए, वहां पर बार में लिखा रहता है। गैस सिलेंडर के ऊपर बार में लिखा रहता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। PSI ज्यादातर ये ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता है, पर स्क्वायर इंच। PSI का फुल फॉर्म होता है पर स्क्वायर इंच। इसका फुल फॉर्म होता है पर स्क्वायर इंच। तो ये ज्यादातर ब्रिटेन में ये यूनिट ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया में भी कोई क्वेश्चंस में मतलब और थोड़ा सा आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जाओगे तो जैसे रौनक और किसी आप आगे के क्लास में जाओगे तो कहीं कहीं PSI दे दिया जाता है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, विल सी आफ्टर दैट पॉइंट। सो कुछ कन्वर्जन्स है जो मैं आपको बता दूं। इसमें प्रेशर में कुछ यूनिट के कन्वर्जन्स है, लाइक देखिए 1 ATM बराबर 1 बार होता है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार। अच्छा, 1 ATM को क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, ये जो ATM है ना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ATM 1 बार के बराबर होता है। और दूसरा 1 ATM इज इक्वल टू
1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के होता है, 5 पास्कल, है ना। चलिए, तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। ये सब NTSC वगैरह में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब NTSC में क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे पूछे जाते हैं। सो आपके सिर्फ और सिर्फ NCERT सिलेबस से ही NTSC में क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा बियॉन्ड आता है, मतलब दे एक्चुअली वांट टू नो कि बच्चा और कितना जानता है, मतलब उसको जानने की कैपेसिटी कितनी है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये टर्म थोड़ा ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है थ्रस्ट। हम लोग देख लेते हैं। थ्रस्ट हम लोग ने टर्म इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग द डिफिनेशन। तो थ्रस्ट मतलब क्या हो जाता है? अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर to the surface is called thrust. Is called thrust. So thrust एक तरह से ये फोर्स है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? सेम एज फोर्स। So unit will be Newton. ओके, चलिए। तो ये अब करता हूं। अब आते हैं प्रेशर ड्यू टू सॉलिड। प्रेशर ड्यू टू सॉलिड नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेशर ड्यू टू सॉलिड। चलिए, शायद केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, कि जो मैटर है, मैटर के 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसका शेप भी फिक्स्ड होता है, मतलब उसके पार्टिकल जो होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, मतलब वो एक ही पोजीशन पर बंधे हुए होते हैं। तो जब वो मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वो सॉलिड दिखने में कैसा लगेंगे? एक फिक्स्ड बाउंड्री की तरह। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड सॉलिड। तो ये प्रेशर कैसे अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर? सो लेट्स से कि ये आपका कोई कंटेनर है, तो सॉलिड है, उसको रखने के लिए किसी कंटेनर की आवश्यकता नहीं है, आपको एक बस सिर्फ सपोर्ट चाहिए जिसके ऊपर आप रख सकते हो। सो ये अगल बगल आप किसी के ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगाता है, बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीटली कॉम्पैक्ट होते हैं, बाउंडेड होते हैं, तो ये इधर उधर मूव नहीं करते हैं। तो इसका सेल्फ वेट जो होता है वो सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा होता है। कितना? लेट से अगर इसका मास है m, तो ये नीचे की तरफ लगेगा mg। तो ये mg क्या करेगा? ये जो mg क्या है? ये क्या है? फोर्स है। ये mg क्या है? फोर्स है। मास तो कितना है? m है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन में क्या हो गया? फोर्स। यही mg इस सरफेस के ऊपर पड़ रहा होगा। अब मान लीजिए इतने दूर का एरिया, या बोलिए कि इसका जो एरिया है, ये एरिया आपका लेट से कितना 2 मीटर स्क्वायर है, एज्यूम कर लेते हैं, है ना। और इसका जो मास है वो कितना है? ये 5 kg के अराउंड है ना। तो ये क्या करेगा? ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को ये कवर कर लेगा, है ना। और ये फोर्स और सिर्फ इधर है ही नहीं सॉलिड, इधर फोर्स लगाएगा कैसे? तो जो फोर्स लगेगा वो कहां से कहां तक लगेगा? ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट के बीच में लगेगा। ये क्लियर है? इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है? mg के बराबर। तो हम लोग क्या लिख देंगे? mg डिवाइडेड बाय एरिया। mg कितना हो जाएगा? मास 5, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस आशुतोष, आई विल रिपीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट इट। सो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे जिसका जी का वैल्यू कितना होता है 10 के बराबर। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये जिंदगी भर के लिए जी इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अ नोट, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 5 कैंसल, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए फिर से मैं बताने जा रहा हूँ प्रेशर ड्यू टू सॉलिड। जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, वो मूव नहीं होते इधर उधर, तो ये अपने आसपास कहीं भी प्रेशर नहीं लगा रहा होता, ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है ना। लोग आते हैं खुद इससे टकराते हैं और लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, बट ये खुद से नहीं जाता। अगर इसको वैक्यूम में रख देंगे तो ये किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट होता है किसके साथ, जिस सरफेस पर आप रखे हैं उसी सरफेस के साथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो है वो कहाँ लगाएगा, आप जिस सरफेस पर रखे हैं उस सरफेस के ऊपर। ये बात क्लियर है आशुतोष, ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया। अभी भी क्लियर है क्या आप सबको? बढ़िया आ रहा है आप सबको? प्लीज से यस और नो। ओके ओके, देखिए वंस अगेन मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, शायद वीडियो लाइक कर गया था। देखिए लेट्स से दिस इज योर सरफेस है ना, और ये कोई सॉलिड है। अब ये सॉलिड मैं ऐसे रख देता हूँ, इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ, नहीं तो गिर जाएगा। तो ये सॉलिड में ऐसे रख दिया। अब इसके जो जिस पार्टिकल से ये बना होगा, छोटे छोटे जिन पार्टिकल से बने होंगे, वो पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो ये सिर्फ जहां पर जिस पोजीशन पर आप रखोगे वहां पर ये रेस्ट में चला जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि इसका वेट है वही सिर्फ इस बुक के सपोर्ट में, इस बुक का जो सरफेस है इस बुक के सरफेस के आसपास लग रहा होगा। वो भी कितना एरिया एक्वायर करेगा, जितना एरिया इसका है ना, जितना इस पेन का एरिया है उतना एरिया को ही ये कांटेक्ट में होगा, उतने एरिया के ही कांटेक्ट में होगा। आएगा समझ में? यस सर, नो बोलो। हेलो, प्लीज यस सर नो। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके ओके, चलिए तो ये इतना दूर के एरिया में कांटेक्ट में होगा है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फोर्स से इसके एरिया को डिवाइड कर देंगे। अच्छा अभी देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 मीटर स्क्वायर लिया है, ये सारे एरिया को काम नहीं किया है ना मैंने, क्योंकि इधर का एरिया का मुझे पता ही नहीं है। मैं इतना ही जूम कर रहा हूँ कि ये मेरा एरिया इतना है, दैट्स इट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पर एक बड़ा सा एरिया नोन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह का। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए ये एक टेबल है, तो ये एक टेबल होगा, ये इसके 4 पैर है ना, और इसके ऊपर एक बुक रख दिया गया है ऐसा। ये हमने बुक रख दिया और इस बुक का वजन है 2 kg। ओके, और ये जो सरफेस है ए बी सी डी जो टेबल है, इस ए बी सी डी जो टेबल है, टेबल का जो एरिया है, एरिया ऑफ टेबल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेट्स से 10 मीटर स्क्वायर। So find pressure exerted by book on table. So ये हमारा क्वेश्चन है। So इस बुक के द्वारा इस टेबल के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ। ओके, तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले वो देख लेंगे। तो हमारे पास गिवन है
mass of book. Okay. नेक्स्ट चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। मास ऑफ बुक वो कितना दिया गया है, 2 kg। एंड एरिया ऑफ टेबल, एरिया ऑफ टेबल ये कितना दिया गया है, 10 मीटर स्क्वायर। 5 kg meter square. एक मिनट, प्लीज यूज योर चैट बिकॉज वॉइस मेरे पास आपका क्लियर नहीं आ रहा। Please use your chat if you want to say something. तो यहाँ पर एरिया ऑफ टेबल हो गया 10 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड प्रेशर। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये मैं फिगर अब डिलीट कर रहा हूं। चलिए, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। तो उसके लिए हमें फोर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स अप्लाइड बाय बुक इक्वल्स टू एन इंटू जी के बराबर। सो दैट विल बी, मास कितना हो गया 2 और जी का वैल्यू होता है 10, तो फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन। फोर्स आ गया यहां से। ओके, नेक्स्ट। सो ये वाला सोल्यूशन इधर है। सो प्रेशर इज इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया कितना था 10 मीटर स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 22, मतलब 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो दिस विल बी द आंसर, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो सॉलिड है वो जिस सपोर्ट में, जिसके बेस में, जो उसके बेस में रहता है, वो सिर्फ उसके ऊपर ही प्रेशर लगाता है, अपने आसपास के किसी वॉल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही नोट रहता है, ये मैं डिलीट करूं, हो गया होगा आई थिंक। तो प्रेशर ड्यू टू सॉइल में मुझे यही बताना था कि इट ओनली अप्लाइड प्रेशर ऑन विच इट इज केप्ट। सॉरी, क्या रिपीट करना है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट करना है या पूरा? अनिश, अनिश किसमें डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है? ओके ठीक है। देखो, जो हमारा जो बुक था वो कैसा था, वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, है ना। तो टेबल हमारा कुछ इस तरह से था और बुक कुछ इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ था। नेट से आपका कुछ बुक इस तरह से रखा हुआ था और इसका जो मास था वो कितना था 2 kg के बराबर। इसका मतलब इस मास की वजह से जो वेट लग रहा होगा टेबल पर, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा और वो वेट कितना लग रहा होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू द mg के बराबर। सो m कितना है यहाँ पर 2 kg और g का वैल्यू कितना होता है 10। सो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये बुक इस टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन का लगा रहा है। सो अब हम लोग पता करेंगे इस टेबल का एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू कितना है। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो एरिया है वो है 10 मीटर स्क्वायर के बराबर। ओके वेल, तो हमें सारा चीज गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग जानते हैं वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स हमने कैलकुलेट कितना किया था, फोर्स हमने कैलकुलेट किया था 20 न्यूटन के बराबर। सो फोर्स अपॉन एरिया हमने कर दिया 20 डिवाइडेड बाई 10 विल बी इक्वल टू दैट 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। अनीस क्लियर हो गया ये? ओके थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर applied by a solid object by a solid object is only on the support, only
on the support on which it is kept. It doesn't apply pressure to the surrounding. तो ये सराउंडिंग में कोई भी प्रेशर नहीं लगाता है, ये सिर्फ और सिर्फ जिसके ऊपर रखा जाता है ये उसके ऊपर ही प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड करते हैं अभी। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अब जैसा सॉलिड का होता है वैसे लिक्विड का तो एटम्स होते नहीं है। सॉलिड का कैसा होता है, वो फिक्स्ड होता है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। बट जो लिक्विड का होता है वो थोड़ा फ्री होते हैं, मतलब वो इधर उधर जाने का उनको परमिशन रहता है। सो लेट्स से मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा बीकर है या बाल्टी है, इसमें आपने भर दिया ऐसा पानी, है ना। सो अगर ये कंटेनर का वॉल नहीं होता, अगर ये कंटेनर का वॉल नहीं होता तो ये क्या करता, पानी फ्लो कर जाता है इधर उधर, है ना। तो ये वॉल ही है जो इस वाटर को यहाँ पर स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सॉलिड को प्रिजर्व करने के लिए किसी कंटेनर की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो इंटर मोलिकुलर बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है उसको होल्ड करने के लिए। तो यू नीड नॉट टू कीप इनटू अ कंटेनर, बट किसी लिक्विड को स्टोर करने के लिए आपको एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है। और ये जो लिक्विड होता है, ये प्रेशर जो होता है, ये कंटेनर्स के वॉल पर सभी जगह लगाता है। ओके, सो ये जो लिक्विड होता है ये कंटेनर के वॉल पर सभी जगह इक्वल फोर्स, इक्वल प्रेशर लगाता है। नेक्स्ट से अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पर ये ऐसा फोर्स लगाएगा, यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाएगा, यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाएगा, सॉरी उल्टा बन गया, ऐसा 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 ऐसा, ये सब जगह परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाता है। या यू कैन से दैट कि वॉल के कंटेनर पर ये सभी जगह प्रेशर अप्लाई करता है। ये ऐसा, क्या सब जगह फोर्स का वैल्यू सेम होगा? नहीं, सब जगह फोर्स का वैल्यू सेम नहीं होगा। ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा सिंपल ग्राफ बना के दिखाऊं तो आपका प्रेशर का वैल्यू कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर प्रेशर कम, फिर थोड़ा सा नीचे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। सो जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यूअसली नीचे जाएंगे तो ये प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाता है। अगर प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाता है। और फोर्स बढ़ने के पीछे रीजन भी है। मान लो अगर मैं यहाँ तक लेवल कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे पानी का वजन इतना दूर तक आएगा, है ना। अगर मान लो कि मैं इतना ही कंसीडर कर रहा हूँ तो वाटर कितना दूर का कंसीडर करूंगा, सिर्फ इतना दूर का ही वाटर कंसीडर करूंगा, तो ये पूरे पानी का वजन से ये पानी का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके वजह से इस लेवल पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इस लेवल पर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो पता चलेगा, डैम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। डैम देखो कभी, पानी रोकने वाला डैम, हाँ, तो डैम ऐसा ही बनाया जाता है। देखोगे तो ये थोड़ा सा स्लैंट होता है, नीचे वाला जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर वाला बेस होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि नीचे जो डैम के नीचे जो होता है वहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो मान लो अगर वहां पर डैम का स्ट्रक्चर अगर ऐसा बना दिया जाए, सीधा बना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी इसको तोड़ नहीं देगा, तो तोड़ देगा तो यहाँ से डैम टूट जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होता है तो इस डैम को थोड़ा सा जो बेस हो जाता है उसको स्लैंट कर देते हैं और चौड़ा कर देते हैं। ओके, अब बोलोगे कि सर पूरा ही चौड़ा बनाओ ना, इतना क्या दिक्कत है, बनाते, लेकिन इतना का खर्चा क्यों करना, जरूरत नहीं है ना। जब ऊपर प्रेशर कम है तो पतला बनाओ, अदरवाइज सीमेंट ज्यादा लगता है। अब यही तो होता है कि एक इंजीनियर कुछ बनाए और एक नॉन इंजीनियर बनाए तो फिर पैसा ज्यादा लगेगा। बनाने को तो बोले बना सकते। चलिए, सो दिस इज द
प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख देंगे, लिक्विड अप्लाइड प्रेशर on the wall of container. Second point, as height of liquid column, इसको कॉलम बोलते हैं ना, इसको रो बोलते हैं। तो as height of liquid column increases, pressure also increases. So जैसे जैसे हाइट ऑफ कॉलम बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रेशर भी इंक्रीज करता है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही कॉलम बढ़ते जाए। ये मान लो पूरा का पूरा सिस्टम उठा करके 2 मंजिल पर लेकर के चले जाए, है ना, और वहां से आप जमीन पर खड़े होकर के अगर आप पानी का फोर्स मेजर करोगे, प्रेशर मेजर करोगे, तो वो ज्यादा होगा कंपेयर टू टॉप। अगर आपके घर में टंकी लगा होगा जिसमें पानी भरा होगा तो आप लोग चेक करिएगा, जो टैप खोलने पर, नल खोलने पर जो प्रेशर फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है, कहीं उससे ज्यादा प्रेशर आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का हाइट टंकी से ज्यादा है देन ऑफ फर्स्ट फ्लोर। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग है ऐसा, है ना, और आपने ऐसा कुछ, आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, और यहाँ पर आपने पानी का टंकी रखा है, यहाँ से पाइप का कनेक्शन कर दिया, यहाँ पर एक टैप लगा दिया, यहाँ पर एक टैप लगा दिया, और यहाँ पर एक टैप लगा दिया। सो यहाँ पर प्रेशर लेट से P1 है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P3 है ना। सो प्रेशर P1 विल बी लेसर देन P2 विल बी लेसर देन P3। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? बॉटम में होगा। ओके, इसका एक प्रूफ भी है, आप लोग घर पे कर सकते हो। अगर टूटा हुआ कोई बोतल वगैरह होगा तो उसमें आप पानी भर लीजिएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, लिख लिए होगे। तो एक बॉटल लीजिएगा ऐसा, ठीक है, और ये टूटा हुआ होना चाहिए, या नया खरीद लोगे तो तुम्हारी मर्जी, ऐसे तुम्हारे पास है, अच्छी बात है। सो इसमें आप भर दीजिए पानी, वाटर, और इसको 3 अलग अलग जगह जगह छोटे छोटे होल कर देंगे। सो लेट से एक होल मैंने यहाँ पर किया, और एक होल बीच में किया, और एक होल नीचे किया, है ना। और ये हमारा है अर्थ सरफेस, ये कुछ टेबल वगैरह पर आप रख लोगे तो। अब यहाँ से जो पानी जो निकलेगा ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, और ये कुछ ऐसा होगा। तो सबसे दूर पानी कौन सा जाएगा? ये वाला A B C। क्यों? क्योंकि दूर ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो वो दूर तक पिचकारी की तरह मारेगा, है ना। तो ये सबसे दूर तक जाएगा। दिस विल बी द पॉइंट A, दिस विल बी B एंड दिस विल बी C। C पॉइंट से जो होल करोगे ना, वो पानी वहीं पर गिर जाएगा, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ये तीनों प्रेशर अलग अलग होंगे। सो प्रेशर एट A विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट B विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट C। ओके, लेकिन हाँ, अगर मैं इन सब जगह बोलूं, इन सब जगह, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सब एक लेवल पर है ना। तो इसका मैं नाम देता हूँ लेट से X, Y एंड Z। सो प्रेशर एट X इज इक्वल टू प्रेशर एट Y इज इक्वल टू प्रेशर एट Z। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इन सबका हाइट बराबर है, एक जैसा है ना। तो सेम हाइट वाले किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है ना। तो इस तरह के लाइन को हम लोग एक टर्म देते हैं, इंपॉर्टेंट है पर पता नहीं, याद कर लेना। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक लाइन। आइसोबारिक लाइन, आइसोबारिक लाइन।
बार मतलब प्रेशर का यूनिट होता है ना, और आइसो मतलब इक्वल होता है। सो दिस इज नोन एज आइसोबैरिक लाइन। चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे। सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। सबको क्लियर है क्या? किसी को कहीं पर डाउट, किसी टॉपिक में कोई समझ में नहीं आया, कोई ऐसा फिगर, कोई कंसेप्ट, तो फिर से बताइए। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? आशुतोष, कौन सा वाला? एक होता है ऑल क्लियर मतलब सब समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया, और एक होता है ऑल क्लियर मतलब सब क्लियर। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ड्यू टू गैस। प्रेशर ड्यू टू गैस। अब ये गैस क्या करता है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर टोटली फ्री टू मूव एनीवेयर। तो मान लीजिए ये आपका एक कोई कंटेनर है, कंटेनर, और उसके अंदर गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह के होंगे, है ना, और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। तो फोर्स कम होने के कारण इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेट से घर में कोई गार्जियन नहीं है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। घर में कितने लोग रुकेंगे? सब बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, वैसे ही इनको कोई रोकने वाला नहीं है। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, सो दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर। सो ड्यूरिंग दिस मोशन वो क्या करते हैं? जाके वॉल से टकरा जाते हैं। ये पार्टिकल जाके इस वॉल से टकरा गया, ये पार्टिकल जाकर के इस वॉल से टकरा गया, ये पार्टिकल आएगा इस वॉल से टकरा जाएगा, ये पार्टिकल आएगा इस वॉल से टकरा जाएगा। सो सब जो पार्टिकल होते हैं वो वॉल के साथ बार बार टकराते हैं, वापस आते हैं, टकराते हैं, वापस आते हैं, ऐसा वो करते ही रहते हैं। ओके, इनके बार बार टकराने की वजह से क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बुक है, ऐसा कंटेनर है, और ये जो है एक गैस का मॉलिक्यूल है। तो ये बार बार जाता है, टकराता है, बार बार जाता है, टकराता है। तो टकराने की वजह से ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, है ना। सो अगर एक पार्टिकल जाता होगा तो कुछ थोड़ा सा फोर्स लगाया, फिर दूसरा पार्टिकल गया तो फोर्स लगाया। अब सोचो कि एक रूम में या एक कंटेनर में कितने सारे गैस के पार्टिकल्स होंगे? मिलियंस ऑफ मिलियन, बिलियंस ऑफ बिलियन ये पार्टिकल्स होंगे। तो ये सब के सब क्या करते होंगे? जा करके टकराते होंगे, है ना, उस वॉल के साथ। तो टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर जनरेट होगा। सो गैस के वजह से जो प्रेशर होता है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इसमें, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस is due to movement of gas molecules, gas molecules, है ना। तो अब देखो यहाँ पर कोई हाइट वाला लोचा तो है नहीं कि यहाँ से हाइट ऊपर गया तो वाटर गैस मॉलिक्यूल्स का वेट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर वेट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ कंसेप्ट ही दूसरा है। यहाँ क्या है? ये जाकर के टकराएगा, है ना। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ टकराया, कभी ये ऊपर टकराएगा, कभी ये इस कोने पर आएगा। इनका कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं, ये कहीं भी जाकर के किसी से टकरा सकते हैं, है ना। तो ये जो गैस है ये सब जगह इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, मतलब इट अप्लाइज इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। ये ऐसा इसमें कोई भेदभाव नहीं करता है कि तुम ऊपर है तुम नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जगह इक्वल प्रेशर लगाएगा, है ना। तो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से? प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी इज इक्वल टू प्रेशर ई इक्वल्स टू प्रेशर एफ। ये सारे प्रेशर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक लाइन और बनता है हमारे लिए, वो क्या है?
प्रेशर अप्लाइड बाय गैस is equal at all the point of wall of container, है ना। सो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर किसी भी कंटेनर के वॉल के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए, आई होप ये हो गया होगा। दूसरा चीज, जो गैस होता है वो हमेशा फ्लो करता है कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जहां पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बलून है, ऐसा कोई एक बलून है और ये आपने इसको कुछ रस्सा से ऐसा करके बांध दिया, इसको ब्लॉक किया और इसके अंदर हमने एयर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, ये सब क्या करेंगे, अंदर सब प्रेशर लगाएंगे, सब ऐसा प्रेशर लगा रहे हैं। मान लीजिए इसका प्रेशर का जो एटमॉस्फेयर ये है P इन है और बाहर का जो है वो है P आउट है ना। तो ये क्या करता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्लो कर जाएंगे कहां से, जहां पर P इन इज ग्रेटर देन P आउट है। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड नहीं है, ये सबके लिए वैलिड है ना। जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है। जैसे चलते हुए प्लेन का अगर दरवाजा खुल जाए तो देखे होगा ना मूवी में, ऐसा सब लोग निकल करके बाहर निकलने लगते हैं ऑटोमेटिक, कोई उनको बाहर निकलने नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब प्लेन मोशन में होता है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वहां पर लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर जोन होता है। या वैसे भी कहें तो अगर जमीन से आप हाइट पर जाओगे, ऊपर जाओगे, तो वहां पर प्रेशर कम होते जाता है ना। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, हाई प्रेशर मतलब प्लेन के अंदर जो हाई प्रेशर जोन है वहां से लो प्रेशर बाहर की तरफ ऑटोमेटिक खींच के चले जाते हैं। ओके, तो ये एक कारण होता है। तो ये बलून है, बलून के अंदर से हवा बाहर निकल जाता है इजीली, वाई, बिकॉज बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर का प्रेशर कम होता है, इस वजह से। तो बाहर कौन सा प्रेशर होगा, बाहर जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं QATM या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, कहने के लिए तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गैस होता है वो अपने कंटेनर के वॉल पर इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, एंड दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ गैस। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में तो हमारे पास गैस है ना। तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो ड्यू टू द ओनली मूवमेंट ऑफ गैस? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, मूवमेंट इज आल्सो पार्ट। पर बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये है अर्थ, और इसके बाहर जो आउटर एटमॉस्फेयर जो लार्जेस्ट ऑर्बिटल है जहां पर सैटेलाइट वगैरह छोड़ जाते हैं, उसका जो मैक्सिमम दूरी है अर्थ से वो लगभग कितना है, ये है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, है ना। तो ये मैक्सिमम ऑर्बिट है जहां पर अर्थ का सैटेलाइट मूव करता है। हो सकता है एटमॉस्फेयर इसके बाहर भी हो, मुझे पता नहीं है, पर हाँ दिस इज द लार्जेस्ट वन। अब लेट्स से कि आप यहाँ पर खड़े हो, कहीं पर भी खड़े हो, ये आपका शरीर है, आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, और देखिए हमारा कुछ ना कुछ तो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक। सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम लोग अगर एक सिलेंडर बना लें ऐसा, मान लीजिए ये हमने एक सिलेंडर बना दिया, ये इतना ही क्यों, क्योंकि इतने दूर तक का एयर हमारे ऊपर होगा,
बाकी अगल बगल के एयर से हमें कोई मतलब नहीं है। सो अगर मान लीजिए हमने सिलेंडर बना दिया, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का एयर मॉलिक्यूल्स है वो सब इसके अंदर भरे पड़े होंगे, है ना। और इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितना होगा, 36,000 किलोमीटर। मीटर भी नहीं है, 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर है, मीटर में नहीं है ये। इसका मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो अब समझो कि इस सिलेंडर के अंदर जितने भी एयर मॉलिक्यूल होंगे उसका पूरा वेट आपके सर के ऊपर पड़ रहा होगा, ये पूरा वेट, है ना। ये ऐसा बनाता हूं और इसको लिखता हूं वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो, आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक वेट क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है ना। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो वो क्या है, कुछ ना कुछ तो इसका वजन होगा, एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ तो वजन होगा। तो समझिए कि इसमें ट्रैप होने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको अगर वेट कर दिया जाए तो वो सारा का सारा वेट किधर पड़ रहा होगा, हमारे उधर, है ना। तो ये वेट क्या करता होगा, यहाँ पर इस सरफेस पर फोर्स लगाता होगा, इधर फोर्स लगाता होगा। सो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय दैट एरिया विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे ही आप लोग अर्थ से ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है, अफकोर्स डिक्रीज होता है। क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही आप लोग ऊपर जाओगे तो ये इतना दूर का, ये वाला इतना दूर का एयर का वेट क्या हो गया, कम हो गया। ये इतना दूर का एयर का वेट क्या हो गया, कम हो गया। अब सिर्फ इतने दूर का ही वेट आएगा आपके ऊपर, समझ रहे हो ना। ये आपका नया वाला हाइट हो जाएगा h डैश। सो h डैश विल बी क्वाइट लेसर देन दिस वैल्यू। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। तो यही कारण है कि आप जब ऊपर जाते हो जमीन से तो अनाउंस किया जाता है, किसी ने अगर फ्लाइट में कभी ट्रेवल किया होगा तो, कि जो भी जिनके पास जेल पेन वगैरह है या कोई लिक्विड है ऐसा जो फ्लो कर सकता है तो उनको यहीं पर रख दें, तब जाकर वो फ्लाइट में जाए। क्योंकि जब हम लोग फ्लाइट में मूव करते हैं तो वो जो जेल पेन होता है, जेल पेन का लीड कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है ना, लीड, और ये ऐसा थोड़ा सा ऐसे लिखने के लिए हो गया और इसके अंदर भर दिया गया ये पूरा इंक भर गया इसके अंदर, ऐसा कुछ होगा। अब ये इंक इसके अंदर आपको दिखता है ऐसा दबा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ से ओपन पोर्शन होता है और यहाँ से बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। जैसे ही हम लोग फ्लाइट में जाते हैं ऊपर तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो कर जाएगा आराम से पीछे की तरफ, और यही फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, आपके शर्ट वगैरह जो भी होंगे वो गंदा हो जाएगा। आई बात समझ में। या जिनको कान दर्द वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो वो भी बाहर जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो उनको भी कान दर्द देने लगता है। क्यों, क्योंकि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जो हमारे कानों में लग रहा था ऐसे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। सर इन बॉल पेन ऑल्सो, ऑफ कोर्स बॉल पेन में भी होता है, बॉल पेन में भी होता है, क्योंकि बॉल पेन का भी लीड होता है ना ऐसा। मैं इंक पेन इसलिए बोला क्योंकि उसका जो इंक होता है वो उसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। बॉल पेन में भी होता है, बॉल पेन भी फ्लो कर जाता है। 3 गेट याद है ना, 3 गेट में बोलता है कि सर अंतरिक्ष में ये पेंसिल ही लेकर के क्यों जाते हैं, इस तरह का एस्ट्रोनॉमर होता है ना, एस्ट्रोनॉट पेन होता है, तो उस तरह का पेन क्यों लेकर के जाते हैं, पेंसिल क्यों नहीं लेकर के जाते हैं। यस अक्षत, यस, ऑल काइंड ऑफ पेन्स। सो जनरली वो प्रोटेक्ट किया जाता है, नहीं लिया जाता है, बिकॉज कि अगर लेट से कि आपका फ्लाइट बहुत ही ऊपर फ्लाई करने लगा, मतलब अर्थ से बहुत ही ज्यादा हाइट पर गया, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आपका पेन जो है वो लीक कर सकता है। लीक किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड atmospheric pressure. So atmospheric pressure is nothing but the weight of air column per square meter या per square feet.
स्कॉट, ठीक है। थ्री इडियट्स की वो लाइन याद है ना कि सर पेंसिल क्यों नहीं, पेंसिल से क्यों नहीं लिखते? लेट्स सो कि अगर आपका जो इंक है वो बाहर निकल जाता है तो पेंसिल से लिखो ना फिर, क्योंकि पेंसिल में तो इंक नहीं होता है। तो उसका आंसर क्या है कि आपको किसी को पता चला? नहीं पता चला होगा, किसी ने कोशिश ही नहीं की ढूंढने की। पेंसिल से इसलिए नहीं लिखते हैं बिकॉज जब आप पेंसिल लिखते हो तो वो सॉलिड रेसिड्यू छोड़ता है। सॉलिड रेसिड्यू मतलब कभी लिख करके उसको फूकना, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं। सो चूंकि स्पेस में कोई प्रेशर नहीं है तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्रीली इधर उधर घूमेंगे। तो वो जब घूमेंगे तो किसी को जाके हर्ट कर सकते हैं, वो किसी के ऊपर वो पिन कर सकते हैं, किसी की आंखों में पड़ जाएंगे, किसी के नाक में घुस जाएगा। तो इसलिए वो पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो स्पेस है, स्पेस के लिए एक अलग से पेन डिजाइन किया गया था, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट पेन। चलिए, सो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसका डेफिनेशन हो जाएगा वेट ऑफ एयर कॉलम पर unit area is called, एक मिनट मैं लिख लेता हूं, वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिनोटेड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखते हैं डिनोटेड बाय ATM, स्मॉल a स्मॉल t स्मॉल m। समीर, कोई प्रॉब्लम है समीर? ओके, लेट मी चेक, क्या पूछा था अक्षत में? समीर एक्चुअली देखो वो पेन बना हुआ है, तो ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक पेन है जो स्पेस में काम कर सकता है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स लोग लिखते हैं। सो वी नीड नॉट टू डिस्कवर अगेन, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। चलिए, तो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ATM से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा है जो आप लोग मुझे बताएंगे। माना जाता है ऐसा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, पर स्क्वायर मीटर लगभग 30 हाथी के वजन के बराबर होता है। समझ रहे मेरी बात को? यू कैन इमेजिन इट, 1 स्क्वायर मीटर एरिया में लगभग जितना 30 हाथी का वजन होगा उतना का लगभग फोर्स लगाता है। इसका मतलब हमारे शरीर के ऊपर अभी भी लगभग कम से कम 10-20 हाथी तो बैठे ही होंगे, है ना? तो बताइए, हम लोग ऐसा, अब तक तो चिपक जाना चाहिए था, चिपका हो जाते, हाँ क्यों नहीं होते? कैन यू इमेजिन? कोई रिप्लाई कर सकता है? हाँ सोचो, 1 ATM इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 10⁵ पास्कल के बराबर, मतलब 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस अक्षर, यू डोंट नो, ओके नो प्रॉब्लम। सो 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अगर इसको मैं 10 से लेट से इतना को मैं ऐसे लिख देता हूं और जी से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये जी से हट के लगभग ये कम से कम 10,000 तो हो गया, 10,000 kg पर मीटर स्क्वायर, है ना? और अगर मैं मीटर स्क्वायर में बढ़ू तो ये कितना हो गया? लगभग 1,000 kg हो गया। अब एक हाथी का वजन जो भी होगा पता चल जाएगा। तो इस
क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे ऊपर वो फील क्यों नहीं होता है, हम लोग फील क्यों नहीं कर पाते हैं, या हम लोग फील भी कर पाते हैं। तो मान लीजिए कि ये कुछ पेन है, ऐसा है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूं या रख भी दूं तो ये जमीन के अंदर चला जाना चाहिए था, जबकि एक सिंपल अंदर चला जाता है ना। पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इतना ज्यादा है तो ये अंदर क्यों नहीं चला जाता है, ये चीज आप लोग सोचिएगा, सोच करके आप लोग आंसर करिएगा, क्योंकि मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। थोड़ा तो आप लोग अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, ढूंढिए, कोशिश करिए। ओके अक्षत, आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है सबको? से यस और नो? ओके अक्षत, यस अक्षत, ओके। सो मैं ये बोल रहा था कि से जो क्वेश्चन होगा, फोर्स इज अप्लाइड मोर देन व्हेन वी ड्रॉप, कौन सा फोर्स, वो आप लोग सोचिएगा, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा और दूसरा करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आप लोग सोच करके आप लोग मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। यस यस यस, ग्रुप और पर्सनली जैसे आपको अच्छा लगे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, सोचिएगा, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं पर्सनली, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन टॉक टू मी पर्सनली, है ना। सोचिएगा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है तो लेट से कि इतना इंटू इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए इसका कुछ नहीं होगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तो होगा, है ना। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, अगर इतना फोर्स लग रहा है तो ये पेन जमीन में गड़ जाना चाहिए था, हाँ, या कील रखा है ऐसे दीवार पर तो वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाना चाहिए था, या हम लोग फील क्यों नहीं कर पाते हैं, ये सब कुछ सोचिएगा और फिर हमें बताइएगा ऐसा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेशर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेशर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेशर। देखिए पहला क्या है, इट इज अ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सब प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड काफी है। दूसरा, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, that means pressure is directly proportional to 1 upon area, or we can say if area is large, pressure will be small। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी स्मॉल, और एरिया इज स्मॉल देन प्रेशर विल बी लार्ज, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट। हम लोग सेम फोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एरिया चेंज करके उसका इफेक्ट बदल सकते हैं। यही कारण है, यही रीजन है कि जो हमारा कील होता है, जो जिसको हम लोग दीवार में ठोकते हैं, है ना, वो कील ऐसा होता है, नुकीला होता है। ऐसा नुकीला क्यों होता है, क्योंकि लेट से अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ओके। सो ये यहां से क्या हो जाएगा, ये जो एरिया होता है, ये एरिया, दिस एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल।
तो जो हम लोग फोर्स लगाते हैं इसके वजह से ये एरिया से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, छोटा सा एरिया से डिवाइड करेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, है ना। तो वो इजिली पिन अप कर सकते हैं कहीं पर, या कहीं पर आपको उसको ठोकना है या फिर किसी चीज से अटैच करना है तो आप इजिली अटैच कर सकते हो। यस अक्षत प्लीज, व्हाट डू यू वांट? हाँ यस अंशुल, टाइम इज ओवर। यस ओके, अच्छा। सो एक क्वेश्चन तो वो था, दूसरा क्वेश्चन ये है, अपने शरीर के ऊपर से मोटरसाइकिल कोई पास करा लेता है ना, तो उसके पीछे का साइंस क्या होता है? बेसिकली वो क्या करता है, देखिए वो भी मैं बताता हूं, या आप अपने शरीर के ऊपर, सर व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? द परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, यू कैन वॉच ओवर देयर। बेसिकली देखिए क्या किया जाता है, यहाँ जो आदमी है, लेट से ये कोई आदमी ऐसा सोया हुआ है, ये ऐसा सोया हुआ है, और इसके ऊपर एक बड़ा सा प्लेट रख दीजिए, ये ऐसा बड़ा सा प्लेट रख दीजिए, है ना, और इस प्लेट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे ही हम लोग एरिया को बहुत लार्ज कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो वैसे आप बहुत सारे चीजों को आप एक साथ में ढो सकते हो, है ना। मान लीजिए कि आपको छोटे छोटे बहुत सारी चीजें ढोनी है, तो आप क्या करोगे, ऐसे हाथ लोगे, नीचे कुछ प्लेट रख दीजिए, उसके ऊपर छोटे 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 भारी भारी सामान रख दीजिए, उसके वजह से क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। जो आपका बैग होता है, स्कूल बैग, देखिए उसका जो स्ट्रिप होता है वो चौड़ा होता है ना, वाइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि फोर्स के वजह से अगर वो पतला होगा तो आपके कंधे पर ज्यादा प्रेशर बनेगा, है ना, और अगर स्ट्रिप चौड़ा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको ढोने में आसानी होगी, आपको बहुत ज्यादा पेन फील नहीं होगा, है ना। सो सेम फोर्स के लिए हम लोग एरिया को बढ़ाकर या घटाकर उसके इफेक्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। सॉरी क्या लिखे थे, प्रेशर विल डिवाइडेड इन ऑल एरिया, ऐसा ही प्रेशर विल, हाँ यस, जो प्रेशर होता है ना वो पूरे एरिया पर डिवाइड हो जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये जो फोर्स होगा ये इस पूरे एरिया पर डिवाइड हो जाएगा। सो दिस फोर्स विल बी डिवाइडेड बाय दिस मच एरिया पूरा। इस वजह से हम लोग प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं एरिया को बढ़ा घटा करके, विदाउट चेंजिंग इन डायमेंशन ऑफ दिस पेन। ठीक है, और टी के साइड में क्या लिखा है, एरिया वेरी स्मॉल, ऐसा लिखा हुआ है। So this is all about this chapter. Okay. आवाज आ रही है आप सबको? So चैप्टर क्लोज हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी को चैप्टर में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। यस यस, ओवर कंप्लीट हो गया है। चलिए, सो आप लोग जाइएगा, रिवीजन करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और उसको डिस्कस कर लेंगे। प्रेशर के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर देता हूं, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, असाइनमेंट आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो फॉर्मूला एक ही है, आपको सिर्फ गिवन डेटा देख करके फॉर्मूले में पुट करना होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, कल आप लोगों का टेस्ट है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।